लक्षद्वीप में जैसे ही ये एडमिनिस्ट्रेटर बने प्रफुल्ल पटेल साहब, इन्होंने सबसे पहले जो लक्षद्वीप के 4 मेन सेक्टर थे जिसपे पंचायती राज सिस्टम का कंट्रोल था, इन्होंने वहां से कंट्रोल को लेकर के अपने अंडर में ले लिया। नियम को संशोधन किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने पास भी कर दिया। और क्या क्या 4 था? फिशरीज मतलब मछली उत्पादन का काम, स्कूल, हॉस्पिटल, नर्सरीज। ये जो 4 मेन सेक्टर थे, इनको वहां के पंचायती राज सिस्टम से छीन करके एडमिनिस्ट्रेटर अपने अंडर में ले लेता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब वो सब कुछ गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए हुए एडमिनिस्ट्रेटर के देख रेख में लक्षद्वीप पे काम होगा या लक्षद्वीप के उन्नति के लिए, विकास के लिए काम किया जाएगा। ये सबसे पहला पॉइंट रहा, जिसके कारण लक्षद्वीप के लोग खासे नाराज हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए, लक्षद्वीप में नियम पास किया गया, पारित किया गया, जिसके तहत इंडिया के जितने भी हाई प्रोफाइल बिजनेस क्लास के लोग हैं, बिजनेस मेकर हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, वो लोग अब लक्षद्वीप में सस्ते कीमत पे प्लॉट को खरीद सकते हैं और रिसोर्ट बना सकते हैं, लक्षद्वीप में टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। अब यहां पर सवाल ये उठता है, प्रफुल्ल पटेल जी से पूछा गया कि ऐसा क्यों किया गया, लोगों के जमीनों को सस्ते दाम में क्यों खरीदा जा रहा है, उनको घर से बेघर भी कल किया जा सकता है, ऐसा क्यों? तो उनका बयान है कि हम स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं लक्षद्वीप में। तो पूछना चाहिए कि आपके मित्र, आपके साहब देश के प्रधानमंत्री हैं पिछले 7 साल से, हिंदुस्तान इतना बड़ा जमीन है, यहाँ पे क्या जमीन कम पड़ गया था स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कि अब आप लक्षद्वीप में स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं? हिंदुस्तान में स्मार्ट सिटी तो अभी तक बना नहीं है, लेकिन लक्षद्वीप में स्मार्ट सिटी बनाना है। यहाँ से चीजों को समझिए, आप खुद ही समझदार हैं कि लक्षद्वीप के जमीन को सस्ते दाम में बेच करके मोटा कमीशन उठाया जाए और कमीशन पार्टी फंड में दिया जाए और लक्षद्वीप के लोगों को मूलभूत सुविधाओं से बेघर किया जाए। कोई भी चैनल यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि वो इस खबर को नहीं उठाएगा। साक्ष्य और प्रमाण के साथ मैं बातों को रख रहा हूँ। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब सुन लीजिए, गुजरात में अल्कोहल बैन है, बिहार में अल्कोहल बैन है, इसी तरीके से लक्षद्वीप में भी अल्कोहल बैन है। लेकिन प्रफुल्ल पटेल साहब वहाँ पे कार्यभार संभालते ही उन्होंने वहाँ पे लिकर को वायरल कर दिया कि आप कोई भी यहाँ पे लिकर का या वाइन शॉप खोल सकता है। चौथा पॉइंट देखिए, वहाँ के जो लोग हैं लक्षद्वीप के, वो मलयालम समुदाय के हैं और केरला तमिलनाडु लोगों से प्रभावित हैं और उनकी जो कल्चर है वो उनसे मिलता जुलता है। तो ऐसे में अब क्या हुआ कि वो लोग बीफ खाते हैं, अब इन्होंने वहाँ पे बीफ बैन करवा दिया। अब उनके कल्चर में बीफ खाना और इन्होंने बीफ बैन करवा दिया, है ना। और पूरा का पूरा हिंदुस्तान है, यहाँ पे मुसलमान बीफ खाता है, इस पर तो कुछ ऐसा हुआ नहीं और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इंडिया ही माना गया बीफ के क्षेत्र में भी। तो ये चौथा सबसे बड़ा सवाल था। तो हमने 4 मेन पहलुओं के बारे में आपको रूबरू कराया और 5वां सबसे अहम इम्पोर्टेंट था कि लक्षद्वीप आइलैंड में बायोडाइवर्सिटी है, लेकिन उसको अब क्या बोलते हैं, डिमोलिश किया जा रहा है, उसको अब उसके बीच में हस्तक्षेप किया जा रहा है। 2020 के पहले वहाँ पे IAS और IPS को अपॉइंट किया जा रहा था एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, नीति कहता है कि होना भी चाहिए, लेकिन अब ऐसा है नहीं। वहाँ पे सीधे किसी पॉलिटिशियंस को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाता है। तो पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों, क्या हमारे देश में IAS और IPS की कमी है? और 5वां सबसे अहम पॉइंट ये भी सुन लीजिए कि लक्षद्वीप में अब एक नया नियम पारित कर दिया गया कि जिसके 2 बच्चे से ज़्यादा हैं वो चुनाव ही नहीं लड़ सकता है पंचायती राज सिस्टम के। तो ये नियम कानून तो बहुत अच्छा है, काश ये इंडिया में भी बन जाए कि जिसके 2 बच्चे से ज़्यादा हैं वो चुनाव ही नहीं लड़ सकता है। तो यकीन मानिए कि बीजेपी के 90 सांसद ऐसे हैं, फैक्ट के साथ कह रहा हूँ, जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो वो इलेक्शन में खड़ा ही नहीं होंगे। तो हिंदुस्तान के लिए ये नियम कानून है नहीं, लेकिन हिंदुस्तान का अभिन्न अंग लक्षद्वीप है, उसके लिए आपने नियम और कानून बना दिया, है ना। विचित्र बातें। तो ये जो 4-5 पॉइंट हमने आपको बताया, तो जो साहब के चमचे होंगे, जो साहब को जानते होंगे, मानते होंगे,
और वो जरूर इस पर तर्क देंगे, लेकिन दावा के साथ मैं ये भी कह सकता हूँ कि उनका जो एविडेंस होगा, उनका जो तर्क होगा, वो ठोस नहीं होगा, क्योंकि हमने जो भी फैक्ट के साथ रखा है। आप किसी सांसद के 7 साल से जो सांसद है, उसने 15 पेज का सुसाइड नोट लिख करके सुसाइड कर लिया मुंबई के होटल में, 25 पेज का सुसाइड नोट लिख करके। इस केस पर अभी तक जांच पड़ताल नहीं हुआ। 90 घरों को वहाँ पे डिमोलिश करवा दिया गया दादरा नगर हवेली में प्रफुल्ल पटेल के देखरेख में। इस पर भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ। और यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि लिख लीजिए कि आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर अमित शाह के बाद प्रफुल्ल पटेल हिंदुस्तान के गृह मंत्री भी बन सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से इनके करीबी रिश्ते हैं, अगर बीजेपी की सरकार 24 में आती है तो वो जरूर बन जाएंगे। लेकिन अब सोचना और समझना चाहिए हम तमाम लोगों को कि जो चीज अच्छा है वो है, लेकिन जहां पे लूपहॉल है, जहां पे कमियां हैं, तो प्रेस और मीडिया का ये काम है कि वो अच्छाई की चर्चा न करे। जहां कमियां हैं, सरकार को उसकी कमियों को गिनवाए, ताकि सरकार उन कमियों पे काम करके उसे सुदृढ़ करे। अगर यहाँ से हम बैठ करके सरकार की आलोचना न करें, सरकार के प्रवक्ता बन के सरकार के किए हुए अच्छे काम को गिनवाएं, तो पूछना चाहिए कि सरकार अपने देश में मिनिस्ट्री एंड फॉरेन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का निर्माण कर रखी है, जिसके देख रेख में दूरदर्शन आता है। तो दूरदर्शन के पत्रकार क्या करेंगे? आपने दूरदर्शन के किसी भी एपिसोड में देखा है, किसी भी प्रोग्राम में, कि वहां पे सरकार की आलोचना हो रही हो? क्यों? क्योंकि दूरदर्शन का काम ही यही है कि सरकार के नीतियों से लोगों को अवगत कराना, नए सरकार जो नीतियां लेकर आ रही है उससे फायदा किसको होगा, किस तरीके से होगा, इससे लोगों को अवेयर करना, सरकार के किए गए अच्छे काम को लोगों तक पहुंचाना। तो वो काम तो अपना वो ईमानदारी से कर रहे हैं। लेकिन अगर हम प्रेस के लोग हैं, फोर्थ पिलर हैं, फ्रीडम की आज़ादी है, तो यह हमारा और आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि जहाँ सरकार सही है वहाँ सरकार को कहिए कि बिल्कुल आप सही हैं। लेकिन वो सही कहने के लिए उनके प्रवक्ता, उनके IT सेल के लोग, उनके चमचे, उनके फॉलोअर्स, उनके फैंस काफ़ी हैं। आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए कि सरकार के लूप हॉल पे आप सवाल खड़ा करें, बिना किसी के साथ आप बायस नहीं हुए। आप अगर जो सरकार पे सवाल खड़ा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप CPIM या वहाँ NCP के सांसद हैं, हम उनके सपोर्टर हैं। और सबसे अहम बात ध्यान देने योग्य ये है कि ये डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान में, और ये डेमोक्रेसी का ही असर है कि हम इतनी आसानी के साथ, इतनी तसल्ली के साथ बैठ करके सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो शुक्र है कि अब तक ये है कायम। लेकिन अगर इस तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी, इस तरीके से चीज़ों को हस्तक्षेप किया जाएगा, ठीक है। और सबसे अहम, माफ़ करिएगा मैं भूल गया था एक और पॉइंट बताना, 7वां पॉइंट। और वहाँ पे क्या हुआ है कि पहले क्या था कि लोगों पे केस होता था, केस फाइल होता था, पुलिस न्यायालय में लेकर जाती थी, फिर न्यायालय फैसला सुनाता था, फिर लोगों को जेल होता था। वहाँ पे अब इसको भी हटा दिया गया है, पुलिस को डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के कंट्रोल में लेकर आया गया है। मतलब न्यायालय पर से ही एडमिनिस्ट्रेटर या एडमिनिस्ट्रेटर के पार्टियों को भरोसा खत्म हो चुका है। इसीलिए एक नया रूल बनाया गया, गुंडा एक्ट वहाँ पे बनाया गया, जिसमें पुलिस जब चाहे तब आपको दबोच सकती है। तो पुलिस आपको कैसे दबोचेगी? जब आप वहाँ पे सरकार की आलोचना करेंगे, सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे। तो अब ये सोचिए कि अगर सरकार के खिलाफ कोई कुछ बोल रहा है, पार्टी के खिलाफ कोई कुछ बोल रहा है, तो जो पुलिस है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका काम होता है कि समाज में शांति और सौहार्द को स्थापित करना। अगर कोई कुछ बोले और किसी नेता के कहने पे अगर आप आज उनको अरेस्ट कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप हिंदुस्तान के सल्तनत पे, दिल्ली के कुर्सी पे हमेशा बैठे रहिएगा। लेकिन आप जिस तरीके का नियम कानून बना रहे हैं, आज न कल आपका सूर्य अस्त होगा, नए लोग आएंगे तख्त-ओ-ताज पे, और फिर वो लोग भी यही फायदा उठाएंगे। तो कभी भी एक संवैधानिक देश के राजनेता का ये नैतिक कर्तव्य होता है कि वो अपने राष्ट्र को सर्वोपरि रखे और अपने निजी फायदे के लिए इस तरीके की नीतियों को, इस तरीके के कार्यकारिणी को चुनौती न दे और उसको लेकर के ना आए, जिससे आने वाले समय में
इसको तो फायदा हो, लेकिन आने वाले समय में जो और पार्टी तख्तोताज पे बैठेंगी, कोई और पार्टी पावर में आएगी तो उसे भी फायदा हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें करप्शन को और बढ़ाता जा रहा है। तो एट द एंड अब इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि ब्यूरोक्रेसी को या ब्यूरोक्रेसी में गवर्नमेंट का हस्तक्षेप है वो साफ साफ दिख रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। हस्तक्षेप जितना रहेगा ब्यूरोक्रेसी में गवर्नमेंट का, उतना ही करप्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो आज की इस विशेष डिस्कशन बस इतना ही। कार्यक्रम अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हमने कोशिश और उम्मीद किया कि लक्षद्वीप में जो कुछ भी घटनाएं घटी वो उन तमाम चीज़ों को आपके सामने लेकर के मैं आऊँ, और मैंने आज काफ़ी इसका बाकायदा इस पर रिसर्च करवा करके प्रिंट आउट मंगवाया था, ताकि कोई एक बिंदु कोई एक पॉइंट रह न जाए। धन्यवाद।